जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। ठीक है, हम आगे बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, सब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस चीज के। तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि बायोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या ठीक है। तो आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज सभी को प्रॉपर नहीं आ रही है। आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। हाँ, जस्ट क्रॉस चेक योर नेटवर्क जैसे क्लियर नहीं आ रही हो। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स में देखो हम इतनी 5 चीजें पढ़ने वाले, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग नोट से और अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं आपको अवेलेबल कराई देता हूँ। ठीक है, हम इसको बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीजें है कि क्या मतलब होता है बायोस्टैटिक्स का, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी ब्रांचेस होती है, क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर हमको पढ़ना पड़ते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन में। ओके, चलो तो चालू करते हैं। बड़ा आसान सा, सबसे पहले बायोस्टैट्स तो छोड़ो, पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो हम बहुत कॉमनली ये वर्ड सुनते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ये एक वो साइंस की फील्ड होती है जो कि कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा की हुई चीज को क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद उसको लास्ट में टेबुलेट करना है ना, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, जो भी डाटा आपके पास आता है उसको पहले कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो और टेबुलेट करो, इवेल्युएट करो, है ना। क्यों करना है आपको ये चीजें? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए और चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो इस चीज को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, classification and tabulation of data. Why? For explanation, description and comparison of phenomenon. तो ये होती है statistics। अब अगर इसी statistics फील्ड को हम इन बायोमेडिकल साइंसेस में यूज करते हैं, अगर बायोलॉजी में यूज करते हैं, तो वो कहलाती है बायोस्टैटिस्टिक्स। So it is a branch of statistics concerned with the mathematical facts and data related to biological events. अगर वो डाटा बायोलॉजी से रिलेटेड है तो वो कहलाती है बायोस्टैटिक्स। मतलब बायोस्टैटिक्स में आप लोग बेसिकली क्या करते हो? हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस को पढ़ने के लिए, बायोलॉजी में होने वाली चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि पल्स रेट एक एवरेज वैल्यू क्या दी गई है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक एवरेज वैल्यू दी गई है 72 बीट्स पर मिनट। सो व्हाट इज दैट 72 बीट्स पर मिनट? वो एक एवरेज है, वो एक मीन है। ठीक है, जिसको किसने दिया है? बायोस्टैट्स ने दिया है। बायोस्टैट्स से पता चला कि हाँ, जब इतने लोगों की स्टडी की गई थी, जब इतने लोगों के डाटा सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसको टेबुलेट किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, तो ये पता लगा कि हाँ, मैक्सिमम लोगों में जो हार्ट बीट थी, जो पल्स रेट था, वो 72 के करीब आया था। तो वो एक नॉर्मल रेंज दी गई थी। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं बायोस्टैट्स का। बायोस्टैट से हम मेडिकल अनसर्टिनिटीज को मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल अनसर्टिनिटीज का मतलब होता है कि जो भी चीजें नॉर्मल नहीं होती है, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, बट अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 जा रहा है, 160 जा रहा है, तो इट इज नॉट नॉर्मल। तो उस अनसर्टिनिटीज को पढ़ने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बायोस्टैट्स का। इसके अलावा मेडिसिन में जितनी भी चीजें होती है, रिसर्च हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीजें डिपेंड करती है मेजरमेंट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। एक वैल्यूज के बिना आप कभी इन चीजों को पढ़ नहीं सकते हो। अगर मैं बोलूं कि उसका बीपी कम हो गया है तो ये रॉन्ग है। कम हो गया है मतलब क्या कम हो गया है, कितना कम हो गया है? आपको एक वैल्यू हमेशा बताना पड़ेगी कि हाँ 120 ना होके 100 हो गया है, 80 हो गया है। एक वैल्यू को बताए बिना आप कभी भी चीजों को पढ़ नहीं सकते हो। तो ये याद रखना कि काउंटिंग एंड मेजरमेंट के बिना, इनडायरेक्टली बायोस्टैटिक्स के बिना, योर मेडिसिन फील्ड इज नथिंग एट ऑल। So high BP, low BP has no meaning unless and until it is expressed in figures. जब तक आप एक फिगर नहीं दोगे कोई मतलब नहीं होता है। हाई बीपी मतलब कितना हाई समझना यार, वो तो फिर कितना 500 भी हो सकता है, पर 500 भी होता है क्या? नहीं होता है। तो एक वैल्यू होना हमेशा जरूरी होती है और इसीलिए इस वैल्यू के लिए, इस काउंटेबिलिटी फिनोमिनॉन के लिए हम बायोस्टैटिक्स को क्वांटिटेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। एंड देयरफॉर बायोस्टैटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेडिसिन, क्योंकि इसमें क्वांटिटी होती है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन की क्या होता है बायोस्टैट्स।
अब आगे बढ़ते हैं हमको पता है कि नेचर में जितनी भी चीजें होती है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ड्रग के एक्शन को पढ़ना, है ना, ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी भी इंसान में ये सारी चीजें सेम तो होती नहीं है। पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, सारी चीजें ये अलग है। तो अलग होने का मतलब क्या होता है? वेरिएबिलिटी। अलग होने को हम क्या बोलते हैं एक अच्छी टर्म में? वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो ये जो वेरिएबिलिटी होती है, ये जो डिफरेंसेस होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर में, उन डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? बायोस्टैटिस्टिक्स का। हम जैसे एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि मलेरिया उधर कॉमन है, इधर कॉमन नहीं है। ये कैसे पता लगता है हमको? वेरिएबिलिटी से। ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बायोस्टैट्स का हेल्प ली जाती है। अब जो भी वेरिएशन नॉर्मल नहीं है वो क्या कहलाएगा? पैथोलॉजिकल। अगर पल्स रेट आपका 72 नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है, तो वो डेविएट कर गया नॉर्मल वैल्यू से, तो वो क्या कहलाएगा? पैथोलॉजिकल कहलाएगा, है ना। तो इसलिए हम बायोस्टैट्स को साइंस ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। देख लो, हमारे हाथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लग गई है। बायोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव मेडिसिन एंड बायोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इसमें आप चीजों के वेरिएशन को पढ़ना सीखते हो कि किस तरीके से हर चीजें अलग अलग होती है। हर इंसान के लिए हर चीजें अलग होती है, हर प्लेस टू प्लेस चीजें अलग अलग हो जाती है। तो इनकी स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ वेरिएशन। अब जो भी डाटा हमारे पास आता है उसको हमको प्रॉपरली सॉर्ट करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है। देखो सारे टर्म्स कितने इजी है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? उसको पहले इकट्ठा करो, अच्छे से प्रेजेंट करो, उनको आपस में कंपेयर करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और कंक्लूजन्स को निकालो। ये हमेशा एक ट्री डायग्राम होती है। कंक्लूजन्स की तरफ जाने के लिए आपको ये स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है बायोस्टैटिक्स। अब इन सब चीजों को करने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होता है ये आप अभी नहीं समझोगे। जब हम आने वाले लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को अलग अलग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी के लिए याद रखो कि बस इन चीजों का आप यूज करते हो बायोस्टैटिक्स में चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं है, डेविएट कर रही है, उसको पढ़ना, उसको कैलकुलेट करना कि कोई भी चीज कितना डेविएट कर रही है, तो वो होता है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर जब भी आप कभी पढ़ाई करते हो तो एरर हमेशा आना चाहिए। अगर एरर आपके जीवन में आएगी ही नहीं तो चैलेंज क्या रह जाएगा लाइफ में? तो फिर सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, ऐसे तो फिर सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो एरर आना भी जरूरी है, क्योंकि एरर से आपका दिमाग चलेगा कि हाँ अब एरर आ गया है तो अब क्या किया जाए इस एरर को ओवरकम करने के लिए। आईटी इंजीनियर्स जो होते हैं जब वो बड़ी बड़ी कोडिंग्स करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपको क्या लगता है उनके सिस्टम में एरर नहीं आता होगा? आता है। तो उस एरर से फिर जूझने के लिए वो कोप अप करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन, ये सब टेक्निक्स होती है बायोस्टैट्स के अंदर, जो आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एक नाम बस दिमाग में होना चाहिए कि हाँ। और एक होता है प्रिपरेशन ऑफ लाइफ टेबल। मतलब आप पहले डेविएशन देख लो, एरर देख लो, इन सब चीजों को आपस में देखने के बाद लास्ट में आप एक टेबल को बना दो, वो टेबल जो कि आपकी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये होती है एक बेसिक डेफिनेशन हमारे बायोस्टैट्स की, इसको बोलते हैं बायोस्टैट्स। सभी को चैप्टर का आज अपना फर्स्ट पार्ट सभी को समझ गया कि व्हाट इज बायोस्टैटिक्स? यस सर। फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस की तरफ। अब देखना बड़ा आसान है, मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाई करो कभी भी कैरेक्टर को अपने अंदर लेके। आज अपन बायोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, आज के लिए अपन सब लोग रिसर्चर है। क्या है? रिसर्चर है। देख लो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, डॉक्टर वंदित शाह रिसर्चर, जो कि मैं हूं नहीं, पर मैंने भी कैरेक्टर लिया हुआ है उस चीज का, ठीक है। तो ये चीज तो हमको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है। ऐसे पढ़ना है तो इंटरेस्ट भी आएगा, भूलेगे भी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ब्रांचेस में। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज टू मेजर ब्रांचेस, ठीक है। दो ब्रांचेस होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों के मतलब को समझना, बहुत डिटेल मतलब होता है। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव से क्या समझते हो? डिस्क्रिप्शन। जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इसमें वही होता है कि जो भी आपके पास डाटा आया है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो, समराइज करते हो और डिस्प्ले करते हो, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें आपने और कुछ नहीं किया, आपने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। याद रखना, आपने सिर्फ उस चीज को डिस्क्राइब किया, आप कंक्लूजन नहीं निकाले हो।
तो आप उस चीज को बोलोगे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। बट अगर आप इन चीजों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हो, कंक्लूजन निकाल लेते हो, तो वही चीज कहलाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन देखो कितनी प्यारी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब करती है, सिर्फ डिस्क्राइब करती है, जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो आपको प्रेडिक्शंस करने में हेल्प करती है। प्रेडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये चांसेस है ना। तो अगर आप डाटा को समझते हो, उसमें आप अगर उसको प्रेडिक्शंस निकालने के नजरिए से देखते हो, तो वो कहलाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई है, मैं समझाता हूं आपको कि विद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यू टेक डाटा फ्रॉम सैंपल्स एंड मेक जनरलाइजेशंस अबाउट अ पॉपुलेशन। अब इसमें दो टर्म्स आई है, एक है सैंपल और एक है पॉपुलेशन। अब देखो सैंपल्स हम क्या समझते हैं, पॉपुलेशन पहले तो क्या होती है, समझो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 50-60 लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारी वो 50 की क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। अब पूरी 50 मेंबर्स की तो पॉपुलेशन है, बट सैंपल क्या है, सैंपल होता है एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा को हम सैंपल बोलते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि कभी भी पॉपुलेशन को पढ़ना इजी नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो लार्ज स्केल चीज हो जाती है। तो अगर हमको एक पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज लेना है, तो उसके लिए हमको उसकी सैंपल को पढ़ना पड़ता है। अब इसके लिए देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। समझो हमारे घर पे हमारी मॉम जब चावल बनाती है, कुकर में जब चावल होते हैं ना कुकर में, तो आप मुझे बताओ कि चावल पक गए कि नहीं। इसके लिए आप क्या करते हो, हर एक चावल को चेक करते हो क्या, हर एक चावल के दाने को चेक करते हो क्या, बताओ। चावल पक गए या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप हर एक दाने को चेक करते हो चावल के, नहीं। क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। एक चावल के दाने, एक चावल के दाने को चेक करते हैं, और एक चावल के दाने से हमको क्या समझ में आ जाता है कि हाँ पूरे के पूरे चावल पक गए हैं या नहीं। तो वो एक चावल का दाना क्या हुआ, सैंपल, और वो सारे चावल के दाने क्या थे, पॉपुलेशन। मतलब अगर आपको पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना है तो आपको उसके सैंपल को पढ़ना पड़ता है, ना कि पूरी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये होता है फंडा। तो इसकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, याद रखना। ठीक है, तो दो टाइप की ब्रांचेस थी, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। ठीक है, हम कभी भी बायोस्टैटिक्स में सैंपल को पढ़ते हैं, ना कि पूरी पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, हमेशा याद रखना ये चीज भी। अब आ जाओ बायोस्टैटिक्स को आप डिफरेंट फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हो। बड़ा इजी फंडा है, कुछ भी दिमाग में लगाना है। सबसे पहले तो बायोस्टैटिक्स आप हेल्थ सेक्टर में यूज करते हो, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, कम्युनिटी हेल्थ में, हर चीजें बायोस्टैटिक्स के ऊपर चलती है। फिर आप बायोस्टैटिक्स को मेडिकल चीजों में यूज करते हो। मेडिकल में क्या, कोई भी डिफेक्ट को पढ़ने के लिए, कोई भी इंजरी को पढ़ने के लिए, कोई डिसीज को पढ़ने के लिए। अगर मार्केट में कोई नई दवाई आई है तो वो दवाई कितनी एफिशिएंट है, कितने लोग उससे ठीक हो रहे हैं, कितने लोग उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमको बायोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अभी जो कोरोना के लिए वैक्सीन आई है, इन वैक्सीन की स्टडी को क्या बोलोगे आप, बायोस्टैटिक्स। बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं जब लोगों पे इसका असर देख रहे हैं कि कोरोना की फर्स्ट वैक्सीन से क्या क्या असर होता है, फिर 2 वैक्सीन लगने के बाद क्या क्या असर होता है, फिर अगर 2 वैक्सीन लग गई तो भी कोरोना होता है कि नहीं। ये सारी जो स्टडी होती है ये ऐसे ही नहीं होती है, इनमें बड़े बड़े मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस लगाए जाते हैं, तो वो होता है बायोस्टैटिक्स। ठीक है, चीजों को कंपेयर करने के लिए। तो ये होता है हेल्थ स्टैटिक्स में इसका इस्तेमाल, मेडिकल स्टैटिक्स में इसका इस्तेमाल। एक होती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल्स आप सभी लोग समझते हैं कि हमारे नेशन में कितने लोग पैदा हो रहे हैं पर डे, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी शादियां हो रही है, कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, वैल्यूज है, वैल्यूज, क्वांटिटी है। और क्वांटिटी को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिक्स। इसलिए हम बायोस्टैटिक्स को क्वांटिटेटिव मेडिसिन भी बोलते थे, याद है ना। तो याद रखना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ मैरिजेस, नंबर ऑफ डिवोर्सेस, इन सारी चीजों को भी स्टडी बायोस्टैट्स करता है। एंड देयरफॉर बायोस्टैट्स इज अप्लाइड इन 3 मेन फील्ड्स, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर जो कि दोनों सेम ही होते हैं, और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सो फाइनली ऑन अ होल एक कंक्लूसिव डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे कि बायोस्टैटिक्स इज द साइंस which deals with development and application of the most appropriate methods for किस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको प्रेजेंट करो। अब प्रेजेंट भी कर दिया, अब उसको एनालाइज करो।
इंटरप्रेट करो और लास्ट में जो भी आपने इंटरप्रिटेशन किया है उसके बेसिस पे डिसीजंस बनाओ। ठीक है, ये कभी भी एक प्रोसेस होती है। जब भी कोई दवाई आती है मार्केट में या कुछ भी चीज होती है तो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होती है। पहले आप कलेक्ट करते हो डाटा को, सैंपल्स को, उसको प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और लास्ट में आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन की तरफ मूव ऑन होते हो। तो ये जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोस्टैटिक्स के बारे में। सबको यहां तक क्लियर है? बताओ। Yes, sir. Fine. So we have finished with our definition. We have finished with our branches. Now comes the third part of biostatics basics, and it is importance of study of biostatics. अब तो हमको एक आइडिया लग ही गया है, तो बिल्कुल फटाफट इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब तो सभी को पता है कि किस चीज में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस उसको एक प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से हम लोग लिख के आएंगे अगर एग्जाम में लिखना हो तो देखो, आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट ट्रीटमेंट फॉर डिसीजेस एंड एस्टिमेट देयर इफेक्ट्स। कोई भी डिसीज के ट्रीटमेंट को पहचानना, ट्रीटमेंट को देना और ट्रीटमेंट देने के बाद उसका इफेक्ट को पढ़ना। ठीक है, कि कितना इफेक्टिव आपका ट्रीटमेंट था या नहीं। तो इस चीजों के लिए बायोस्टैटिक्स आपको एक इंपॉर्टेंट रोल देगी। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डिसीजेस, सही बात है। फिर डिजाइन, मॉनिटर, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, सही बात है। इसके अलावा मेडिकल या पब्लिक हेल्थ डाटा के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनको आंसर्स देने के लिए आपको चाहिए बायोस्टैटिक्स। इसके अलावा कोई भी डिसीज की लोकेशन को पता लगाने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए और वो कितनी फैली हुई है उसको मेजर करने के लिए आपको चाहिए बायोस्टैटिस्टिक्स। आज आप लोग बोलते हो कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है, गुजरात में केसेस कम है, ये कैसे पता चला? बायोस्टैटिक्स से जब अलग अलग जगहों से सैंपल्स लिए गए, डाटा जब पूरे आपके इन सेंटर्स को मिला, तो जब डाटा को स्टडी किया गया तो इनसे ये पता लगा गया कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है, गुजरात में केसेस कम है। तो ये जो ज्यादा कम है, जो कंपैरिजन है, ये किसने करवाया? बायोस्टैटिक्स ने करवाया। ठीक है, तो आपका बस एक ही अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी एज अ होल। ये होता है मेन मोटिव बायोस्टैटिक्स का। ठीक है, कि आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना है बेसिकली। अब बायोस्टैटिक्स की जो एप्लीकेशन होती है वो दो फील्ड्स में होती है, याद रखना, एज अ साइंस एंड एज फिगर्स। फिगर्स का मतलब क्या होता है? कोई फिगर, नंबर। तो एज अ साइंस हम इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं? बड़ी इजी चीजें, सारे की सारी मेडिकल चीजों में। एनआर्ट फिजियो पढ़े हो? हाँ, तो एनआर्ट फिजियो में भी बायोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन होता है। कैसे होता है? ये पहचानने के लिए कि क्या चीज नॉर्मल है, हेल्दी है और क्या चीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वेट और पल्स रेट क्या होता है लोगों का, मतलब बस नॉर्मल वेरिएबल्स को पढ़ना है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी यही तो होती है कि आपका वेट कितना है, आपका पल्स रेट कितना है, ये सब फिजियोलॉजी है। तो इनको पढ़ने के लिए, फिर इनके बीच के डिफरेंसेस को देखने के लिए, अब जैसे हमको पता होता है कि बच्चों में जो पल्स रेट होता है वो ज्यादा होता है और बूढ़ों में भी ज्यादा होता है और जो बीच के लोग होते हैं उनमें एज कंपेयर कम रहता है। तो ये जो आपने कंपैरिजन किया कि हाँ बच्चों में ज्यादा है, एडल्ट्स में कम है, तो ये कंपैरिजन क्या था? ये यही तो था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपने बायोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स को लगा के इन चीजों को डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सेक्स के अकॉर्डिंग आपने क्लासिफाई करना सीखा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, द मीन हाइट ऑफ बॉयज इन गुजरात इज लेस देन द मीन हाइट इन पंजाब। तो ये स्टडी की गई थी कि गुजरात के जो लड़के हैं उनकी हाइट कम है एज कंपेयर टू पंजाब के लड़के, है ना। क्योंकि पंजाब में लोग का खाना पीना काफी अच्छा होता है, एकदम हट्टे कट्टे लोग होते हैं पंजाब के, है ना। तो जब इसके बारे में स्टडी की गई तो ये पता लगा गया। इसके अलावा कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को देखने के लिए कि हाइट और वेट आपस में कैसे रिलेटेड है, स्मोकिंग और डायबिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है, स्मोकिंग और कैंसर कैसे आपस में रिलेटेड है। तो ये जो दोनों चीजें होती है इनके डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। आज आप लोग देखो, हम जितने भी मेडिकल के टॉपिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो आपके थायराइड डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो आपके कैंसर हो, इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो, सब के एपिडेमियोलॉजी में आप लोग कुछ पॉइंट्स कॉमन पढ़ते हो हमेशा कि सब पेशेंट में आपको रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज मिलता है, हाइपरटेंशन मिलता है, ओबेसिटी मिलती है ना। हर के रिस्क फैक्टर्स में ये चीजें मिलती है। तो ये चीजें कैसे पता लगी आपको कि ये चीजें हर उसमें कॉमन है? विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इसका रोल होता है।
फिर इसके अलावा फार्मेकोलॉजी में इसका रोल होता है दवाइयाँ, कितनी दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च हुई है, वो दवाई का एक्शन क्या है, वो दवाई ह्यूमंस में कैसे काम करती है और जब एनिमल्स में ट्रायल किया गया था तो कैसे काम कर रही थी, उन दवाइयों के एक्शंस को कंपेयर करने के लिए। अब जैसे हमारे कोरोना के लिए 2 वैक्सीन आ चुकी है, एक तो आपकी कोविडशील्ड और एक आपकी कोवैक्सीन। तो इन कोवैक्सीन और कोविडशील्ड आपस में इन दोनों को भी कंपेयर किया गया था कि कौन सी बेस्ट है ना। तो ये पाया गया था कि कोविडशील्ड जो होती है वो ज्यादा बेस्ट निकली है, ज्यादा अच्छे से इम्यूनिटी लोगों को दे पा रही है। ठीक है, तो ये स्टडी जो की गई थी 2 ड्रग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, इन चीजों के लिए बायोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट था। और कोई भी एक नई ड्रग जो आई है उसकी पोटेंसी को पता करने के लिए, क्योंकि देखो जब भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, समझो आज कोई दवाई आई पैरासिटामोल, कल उसकी कोई अपडेटेड दवाई आ गई, दूसरी कोई अच्छी पेन किलर या बुखार को कम करने की, तो उन दोनों दवाई को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि ये नई दवाई पुरानी दवाई के रूप में कैसे अच्छी है। जैसे नई दवाई कभी भी अच्छी कब कहलाएगी, जब उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। समझो आज अगर आप पैरासिटामोल ले रहे हो और आपको साइड इफेक्ट में वॉमिटिंग हो रही है, कल को कोई अपडेटेड दवाई आ गई, पैरासिटामोल का कोई नया वर्जन आ गया जिससे आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वो सेकंड दवाई है वो अच्छी है। तो ये आपको कैसे पता चला, स्टैटिस्टिक्स से पता चला। ठीक है, जब इसके ऊपर स्टडी की गई। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजी में इसका रोल होता है। फिर आते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन भी बड़ा इजी है कि कोई भी ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए आपको चाहिए स्टैटिस्टिक्स, कोई भी 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए कि कैंसर एंड स्मोकिंग, फिलारिसिस के साथ साथ सोशल क्लास, इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, कि कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल लोगों में फिलारिसिस नहीं होता है और जो इकोनॉमिकली अनस्टेबल होते हैं, थोड़े पॉवर्टी लाइन की तरफ होते हैं, उनमें फिलारिसिस आपको ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कोई भी डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग बायोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। तो देख लो एनाट, फिजियो, फार्मा, मेडिसिन, सारे सब्जेक्ट्स, कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन की स्टडी करने के लिए, सीरम्स की स्टडी करने के लिए, सारी चीजें बायोस्टैटिक्स पे चलती है भैया। बायोस्टैटिक्स के बिना कुछ नहीं है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स में जितने भी बड़े बड़े हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स चलते हैं, है ना, सीक्वेंसिंग, लिंकेज, इन सब की स्टडीज के ऊपर की जाती है। और लास्ट में एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस मतलब कोई भी चीजों को आगे प्रेडिक्ट करने के लिए कि आज अगर ऐसा है तो आने वाले कुछ सालों में क्या होगा। जैसे कि आज इतना पोल्यूशन है तो आने वाले, आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो ये पता कर चुके हैं कि कुछ बिलियन ईयर्स बाद हमारी अर्थ भी नहीं रहने वाली है, अर्थ को सन पूरा एंगल्फ कर जाएगा। फिर हमको ये पता है कि आने वाले कुछ सालों में ओजोन लेयर हमारी और डिप्लीट होने वाली है। तो ये जो स्टडीज है फ्यूचर की, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ये सब किसके बेसिस पे किए जाते हैं, बायोस्टैटिक्स के बेसिस पे, कि आज की चीजों को स्टडी करके आने वाली चीजों के बारे में पता लगाना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। तो ये एनवायरमेंटल साइंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारी अपन ने अभी चीजें पढ़ी है, कौन सी मेन हेडिंग के पढ़ी, अंदर पढ़ी अपन ने, बताओ मेन हेडिंग का नाम क्या था? यस, बायोस्टैटिक्स एज साइंसेस, उसमें इतने सारे साइंस आए थे। अब सेकंड टाइप जो था वो था बायोस्टैटिक्स एज फिगर्स। तो फिगर्स का मतलब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वाइटल स्टैटिक्स, कितने लोग पैदा हुए, डेमोग्राफी, है ना, पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिटी में। तो इसमें आप यही पता लगाते हो कि कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, इनके प्रॉपर रजिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, फिर कोई भी डिसीज का इंसिडेंस और प्रेवलेंस को पता लगाने के लिए कि कहाँ पे डिसीजेस कॉमन है, कितनी डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन में, कितने लोग डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे एटम बम गिराया था, वहां पे आज तक लोग डिफेक्टिव पैदा होते हैं, डिफेक्टिव बर्थ्स होती है। तो वो डिफेक्टिव बर्थ का रेट क्या है, एक साल में कितने डिफेक्टिव बर्थ हो रही है, एक साल में उसके कारण कितने लोग मर रहे हैं। तो इन चीजों का प्रॉपर डाटा को एनालाइज करना, ये होता है बायोस्टैटिक्स एज फिगर्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, तो देखो कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली हम लोग इस एस फिगर्स के अंदर पूछते हैं वो क्या है कि व्हाट आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सिकनेस, वेदर अ पर्टिकुलर डिसीज इज राइजिंग और फॉलिंग इन सिवियरिटी एंड प्रेवलेंस एंड एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी। इन चीजों के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स एज फिगर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। तो अभी तक हमने बायोस्टैट्स की डेफिनेशन, बायोस्टैट्स की ब्रांचेस और बायोस्टैटिक्स इन 2 फील्ड्स में, एज ए साइंसेस एंड एज फिगर्स, हम 3 चीजें अभी तक कवर कर चुके हैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक?
ठीक है, क्या क्या कुछ डाउट है किसी को? फिगर वाला फिगर मतलब क्या होता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ते हैं कि जिसमें फिगर्स होते हैं, आपके पास एक नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं वाइटल। कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रही है, कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही है, सिकनेस आपकी राइज हो रही है या फॉल हो रही है। जैसे अभी कोरोना, तो ये सिचुएशन आपकी और सीवियर बनते जा रही है या कम सीवियर होते जा रही है। इन चीजों की स्टडी को हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स एज फिगर्स, नंबर के रूप में स्टडी करना। ठीक है, ये होता है फिगर्स। अब देखो, अब ये चीजें, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हुई है कि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इन चीजों के, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है, तो वो हम आज समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है इसमें वेरिएबल। बड़ा इजी है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीजें चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, याद रखना। वेरिएबल को आप डिनोट करते हो x से, x1, x2, x3, ऐसा xn तक, जिसमें n का क्या मतलब हुआ? एनी नंबर, वो कोई भी नंबर ले सकता है। अगर 100 लोग हैं तो x 100, 1000 लोग हैं तो x 1000। तो वो n जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो कोई भी नंबर ले सकता है। ठीक है, तो इस x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। समझो अगर मैं 10 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहा हूं किसी चीज की, तो वो 10 क्या हो गए मेरे? वो हो गए मेरे वेरिएबल्स, वो 10 मेरे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज होती है सिग्मा। सिग्मा जिसका ये साइन होता है, देखो मैंने जो लिखा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। अगर मेरे को 10 और जनों को ऐड करना है, अगर मेरे पास समझो 10 वेरिएबल है, मेरे पास 10 इंफॉर्मेशन है कि हाँ इसका पल्स रेट 72, उसका 73, उसका 74, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा आपस में कि 73 प्लस 74 प्लस 75, तो इनको ऐड करने को मैं क्या बोलूंगा? समेशन बोलूंगा। ठीक है, और समेशन को मैं सिग्मा वाले साइन से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये हो गया वेरिएबल। सेकेंड होता है कांस्टेंट। ये तो सभी ने सुना है। कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है? जो चीज कभी वेरी नहीं करेगी, जो चीज हमेशा के लिए बना दी गई है। अब चाहे जीवन खत्म हो जाए पर ये चीज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो क्वांटिटीज दैट डू नॉट वेरी, दैट डू नॉट चेंज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स। जैसे पाई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14, ई की वैल्यू हम सबको पता है 2.71। ग्रेविटी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। यस, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कांस्टेंट है, ये कभी उनकी चीजों को बदलने नहीं वाली है। तो उसी तरह से बायोस्टैटिक्स में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सारे टॉपिक्स से जो हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो, समझने की कोशिश मत करना कि क्या क्या चीजें होती है। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या प्रपोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। ये सारी चीजें बायोस्टैटिक्स में कांस्टेंट कहलाती है, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है कभी। ठीक है, तो याद रखना। फिर एक होता है ऑब्जर्वेशन। ये तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इवेंट और मेजरमेंट दोनों को साथ में पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर आप बीपी की स्टडी कर रहे हो, ब्लड प्रेशर की, तो स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो गया? इवेंट हो गया, और उसकी वैल्यू आई 120/80, तो वो वैल्यूज क्या हो गई? मेजरमेंट। तो एन इवेंट एंड along with its measurement is called as observation। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना या ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे कि पल्स रेट एक इवेंट हो गया और 72 बीट्स पर मिनट उसका मेजरमेंट हो गया। तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट along with the event is called as observation। अब एक होता है ऑब्जर्वेशनल यूनिट। ऑब्जर्वेशनल यूनिट का मतलब होता है वो सोर्स जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। जैसे बीपी आपको किससे मिलेगा? इंसान से मिलेगा। तो इंसान क्या हो गया? ऑब्जर्वेशनल यूनिट हो गया। अगर आप जानवरों में ब्लड प्रेशर की स्टडी कर रहे हो, तो जानवरों में अगर आप स्टडी कर रहे हो बीपी की, तो जानवर क्या हो गया? ऑब्जर्वेशनल यूनिट, क्योंकि वो सोर्स है। तो सोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल यूनिट बोलेंगे। इसके अलावा एक चीज होती है डाटा। डाटा का मतलब सभी लोग समझते हैं। जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो जो वैल्यूज हमारे पास हाथ लगती है उनको हम बोलते हैं डाटा। तो सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स। अगर आप ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स की स्टडी कर रहे हो तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वैल्यूज आपके हाथ लग रही है, उन वैल्यूज को आप बोलोगे डाटा। और डाटा हमेशा कच्चे पदार्थ होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। दे आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, याद रखना। ठीक है,
क्योंकि डाटा के बिना आप कभी किसी चीज को पढ़ ही नहीं सकते हो। अगर आपको पल्स रेट के ऊपर पढ़ना है, अगर आपको पल्स रेट का इन्फो आपके पास अगर डाटा ही नहीं आया कि इतने लोगों का हमने स्टडी किया, इतने लोगों के हमने सैंपल्स लिए, अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप स्टडी क्या करोगे, है ना। तो हमेशा याद रखना कि डाटा आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर एक होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो सभी लोग समझते हैं, एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो लोग हो, चाहे वो थिंग्स हो, कुछ भी हो, बस एक ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या तो फाइनाइट हो सकती है, लिमिटेड, या तो इनफाइनाइट हो सकती है, अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे कि स्टार्स जो होते हैं, तारे, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बट नंबर ऑफ पीपल इन मुंबई ये काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट। फिर एक आता है सैंपलिंग यूनिट। अभी आपको बताया था कि पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए उसका एक हिस्से को स्टडी करना, तो वो जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सैंपल। सैंपलिंग यूनिट क्या होता है, ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर आप 100 लोगों की स्टडी कर रहे हो तो हर 100 लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, हर 100 लोग क्या है, वो सैंपलिंग यूनिट है, क्योंकि उनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। पर आप पूरे 100 लोग पे स्टडी तो कर नहीं सकते हो, आपको चाहिए रहेगा सैंपल कि हाँ अगर आपको 100 लोग दिए गए तो आप 10 लोगों की स्टडी कर लो, 15 की स्टडी कर लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ बाकी लोग कैसे हो गए। जैसे मैंने आपको चावल वाला एग्जांपल दिया था, इसको एग्जांपल से समझो। जैसे जो चावल है हमारे कुकर में, तो सारे चावल के एक एक दाने क्या कहलाएंगे, वो सैंपलिंग यूनिट कहलाएंगे। बट केवल एक दाना क्या कहलाएगा, एक पार्ट क्या कहलाएगा, वो सैंपल कहलाएगा। तो सैंपल में बी द सैंपल इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के एक पार्ट को हम सैंपल बोलते हैं, और हर दाने को हम सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब ही होता है एक एक चीज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, पॉपुलेशन, सैंपलिंग यूनिट और सैंपल। इन तीनों चीजों को साथ में लेके चलना। फिर होते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज की स्टडी करते हो आपको मैथमेटिक्स में कुछ चीजों का यूज करना पड़ता है, तो वो जो कुछ चीज होती है उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सारी चीजों का आप यूज करते हो पढ़ने के लिए। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये चीजें क्या होती है, तो अभी मत दिमाग लगाना, ठीक है। बट एटलीस्ट मीन तो सभी को पता ही होगा, चीजों का मीन क्या होता है। समझो आप पल्स रेट जो आपका 72 बीट्स पर मिनट है, वो क्या है, वो मीन है। ठीक है, एक मीन वैल्यू का मतलब होता है मिड वैल्यू, कि हाँ अगर आपने स्टडीज की है तो एक मिड वैल्यू क्या आई है उस चीज की, एवरेज क्या आया है। जैसे हम क्लास में निकालते हैं ना कि 70% एवरेज बना, कि मीन कितने लोग पास हो गए, ऐसा। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, ये सब पैरामीटर्स कहलाते हैं जिनको लेके आप स्टडीज आपकी करते हो। फिर एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, नाम से देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप पैरामीटर्स का यूज कर रहे हो। अगर आप स्टडी करने के लिए इन पैरामीटर्स का यूज कर रहे हो, उन पे डिपेंडेंट हो, तो वो कहलाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। प्लीज म्यूट योर माइक। गाइस म्यूट योर माइक। ठीक है, और एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर आप किसी चीज को पढ़ने के लिए इन पैरामीटर्स का यूज नहीं करते हो, अगर आप कोई अज्यूमशंस नहीं बनाते हो, तो वो कहलाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मतलब हमेशा याद रखना कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एक तो आप पैरामीटर्स का यूज करते हो और सेकेंड आप अज्यूमशंस बनाते हो। क्योंकि देखो अज्यूमशंस के बिना कभी चीजें आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। आप कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आते हो, आपको पहले अज्यूम करना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमारा ये अज्यूमशंस है। तो अगर आप अज्यूमशंस बनाते हो तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। बट अगर आप बिना अज्यूमशंस के चीजों को करते हो तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको कोई पैरामीटर्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई पॉपुलेशन कांस्टेंट्स की स्टडी नहीं होती है और ना ही तो इसमें कोई अज्यूमशंस बनाए जाते हैं, याद रखना। तो वो होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी। क्या क्या थी वो 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स? वेरिएबल, देखो जोड़ी जोड़ी में याद रखना, वेरिएबल और कांस्टेंट की जोड़ी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल यूनिट और डाटा की जोड़ी, पॉपुलेशन, सैंपलिंग यूनिट और सैंपल की जोड़ी, और पैरामीटर, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जोड़ी। ठीक है, तो जोड़ी जोड़ी से याद करोगे तो चीजें कभी भूलोगे भी नहीं। ये मैं एग्जाम पर्पज से बता रहा हूं कि एग्जाम में आपकी पॉइंट मिस ना कर दो, इसलिए हमेशा इसको ग्रुप्स वाइज याद करना। ठीक है, हाँ क्लियर है सभी को? सारी डेफिनेशंस बताओ। यस सर। ठीक है,
अब इन डेफिनेशंस को क्लियर करने के बाद हम आते हैं कॉमन नोटेशंस। जब हम आगे इसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉमन नोटेशंस है ये आपको हमेशा देखने को मिलने वाले, तो इनको आज ही समझ के खत्म कर दो। तो देखो ये होते हैं कॉमन नोटेशंस, जैसे कि हम कभी भी मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स बार से। अब देखो जो नोटेशंस होते हैं ना वो दो चीजों के रिस्पेक्ट में पढ़ना पड़ते हैं। एक होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स, अगर आप सैंपल की स्टडी करते हो, और अगर आप पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो। हमेशा दो चीजें होती है, या तो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना या तो उसके एक सैंपल की स्टडी करना। तो मीन सैंपल के लिए किससे डिनोट होता है? कैपिटल एक्स बार से। तो कभी भी कैपिटल एक्स बार हम पढ़ेंगे तो उसको हम मीन बोलते हैं, और वही म्यू है ना, यू का एक अपडेटेड फॉर्म को बोलते हैं म्यू। तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स में आप मीन को हमेशा म्यू से डिनोट करते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे दोनों हो, दोनों में एस से आएगा, ठीक है, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएबिलिटी को पढ़ना कि चीजें कितनी डिफर करती है, तो वो होता है एस का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। और बट अगर वही पॉपुलेशन के पैरामीटर में हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा नहीं जो भी इसको बोलते हो, ठीक है, ये साइन स्क्वायर याद रखना। प्रपोर्शन को हम पी से डिनोट करते हैं दोनों उसमें, बट पॉपुलेशन पैरामीटर में हम पाई का यूज भी कर सकते हैं पॉपुलेशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोर्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू का, ठीक है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो ये चीजें बस याद रखना, ये बहुत कॉमन चीजें है जो आप बार बार फेस करोगे, ठीक है। सिंबल्स, ये तो देखो स्टार्टिंग सिंबल से काफी इजी है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब एक मीन वैल्यू से, अगर आपको एक मीन वैल्यू दी गई है तो उससे कितने लोग डिफर कर रहे हैं, कितने लोग उस मीन वैल्यू से मैच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि कितने डेविएशंस है। तो उन डेविएशंस के नंबर को फाइंड करने के लिए हम बोलते हैं जेड। तो व्हाट इज जेड? जेड इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। परसेंट आपको पता है, आरपी, ये जो नाम लिखे हैं इन पे अभी ध्यान मत दो क्योंकि अभी समझ में नहीं आएंगे। पर्संस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये अभी समझ में नहीं आएंगे, अभी सिर्फ इनके बस सिंबल्स रट लो, आगे हमको पता चलेगा ये चीजें क्या होती है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व नंबर, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड नंबर, कितना आपने ऑब्जर्व किए, कितना आपने एक्सपेक्ट किए थे, तो ये होता है ओ ई। डीएफ का मतलब होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, के का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, और पीए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक इवेंट सोसाइटी में किसी भी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देता हूं मैं, आपने एक सिक्का उछाला, अब हेड जाएगा या टेल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि हेड जाएगा या टेल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हो पी से। चलो, तो ये था हमारा एक कॉमन नोटेशंस, ये चीजें हमें याद होना चाहिए कि इन चीजों को इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आगे बहुत यूज होने वाली है, जैसे हम यूज करना सीख जाएगा ना, चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको याद करने में। जैसे हम सम्स करना चालू करेंगे अपने आप चीजें याद होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे नोटेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के लास्ट की तरफ हम आ चुके हैं, वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। वेरिएबल्स का मतलब मैं बता ही चुका हूं कि जो चीजें वेरी करती है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट थिंग्स। एग्जांपल एज, जेंडर, ब्लड प्रेशर। एज कभी भी किसी की सेम नहीं हो सकती है, जेंडर कभी किसी का सेम नहीं हो सकता है, और ब्लड प्रेशर की वैल्यूज कभी किसी की बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। तो ये चीजें कॉन्स्टेंटली वेरी करती है जगह के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और हमेशा याद रखना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वेरिएबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नो वेरिएबिलिटी नथिंग टू स्टडी, सिंपल सा फंडा है। अगर चीजें वेरी ही नहीं करेगी तो आप स्टडी क्या करोगे? अगर सबके पल्स रेट 72 ही होते हैं तो आप स्टडी क्या कर लेते? फिर नहीं कर पाते किसी चीज की स्टडी। इसलिए वेरिएबिलिटी हमेशा जरूरी है, चेंज हमेशा जरूरी होता है। हम बोलते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सही लॉ है, क्योंकि चेंज के बिना आप कभी किसी चीज की स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? अगर आप उसकी क्वालिटी देखते हो, अगर आप उसको क्वांटिटी बेसिस पे नहीं क्लासिफाई कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी क्वालिटी देख रहे हो, तो वो होता है क्वालिटेटिव वेरिएबिलिटी। और एक होती है क्वांटिटेटिव।
अगर आप उस चीज के नंबर्स देखते हो, क्वांटिटी में अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो वो कहलाती है क्वांटिटेटिव वेरिएबिलिटी। अब क्वांटिटेटिव में दो टाइप होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब ये चीज को समझना अच्छे से। देखो क्वांटिटेटिव वेरिएबिलिटी में आप क्या करते हो, मेजरमेंट्स आर मेड ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, है ना, मतलब अमाउंट, जिस भी चीज में अमाउंट होता है वो कहलाती है क्वांटिटी। अब ये मैंने बताया था दो टाइप की होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट को आप काउंटेबल भी बोलते हो क्योंकि इन चीज को आप काउंट कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ एडमिशंस कितने हुए, नंबर ऑफ डिकेड टीथ पर चाइल्ड, उसके दांत कितने डिके हुए, कितने एडमिशंस आपके कॉलेज में हुए, कितने लोगों की आपने स्टडी की। तो जिस भी चीज को आप काउंट कर सकते हो वो कहलाती है डिस्क्रीट या काउंटेबल वेरिएबिलिटी। और एक होती है कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी। कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी का मतलब होता है मेजरेबल, इन चीजों को हम काउंट नहीं बल्कि मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एज, ब्लड शुगर लेवल, हाइट, वेट। आप कभी ऐसा बोलते हो कि इसकी हाइट इतनी, मतलब इसकी हाइट को नंबर में थोड़ी बोलते हो आप कभी, आप हाइट को कभी मेजर कर सकते हो ना कि काउंट। आप ऐसा कभी बोलते हो कि इसकी हाइट काउंट कर लो कितनी है, इसका वेट काउंट कर लो, नहीं, हम बोलते हैं वेट मेजर कर लो, हाइट मेजर कर लो, ब्लड शुगर मेजर कर लो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ना कि काउंट। ठीक है, तो याद रखना क्वांटिटेटिव में दो चीजें होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट वालों को आप काउंट करते हो और कंटिन्यूस वालों को आप मेजर करते हो। ठीक है, तो काउंटेबल और मेजरेबल ये दो होती है सब डिविजन्स आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के। अब हमने क्वांटिटेटिव को देखना तो समझ लिया, अब एक देख लो क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, देखो ये एग्जांपल जो दिया गया है इसमें क्या देख पा रहे हो, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जब उसको आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ। तो ये 4 क्या हो गया, दिस इज कैटेगरी। आपने ब्लड ग्रुप की 4 कैटेगरी बांट दी है, तो ये होता है क्वालिटेटिव। जेंडर, एक मेल है एक फीमेल है, क्योंकि नंबर थोड़ी है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी है ना, इस चीज को आप क्वांटिटी नहीं बोल सकते हो, ये तो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगरीज है कि हाँ जेंडर 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल, ऐसा। तो ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो याद रखना, दिस इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ वेरिएबिलिटीज। सभी को ये समझ में आ गया वेरिएबिलिटी के बारे में, बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगर वेरिएबिलिटी समझ में आ गया है तो फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट स्केल्स। अब देखो बायोस्टैटिक्स हो चाहे रिसर्च हो, दोनों में आप स्केल्स के बिना कभी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्केल्स के बिना हम कभी काम नहीं कर सकते। तो कुछ स्केल्स होती है चीजों को मेजर करने के लिए, तो वो स्केल्स के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। 4 स्केल्स होती है, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। The scales are nominal, ordinal, interval और रेशियो। अब इन चारों स्केल्स को हम समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नॉमिनल। अब नॉमिनल में एन आता है, एन फॉर नेम, मतलब नॉमिनल स्केल्स का मतलब होता है अगर आप वेरिएबल्स को नाम दे रहे हो, उनको एक आइडेंटिटी देने का काम कर रहे हो, है ना, तो वो कहलाते हैं नॉमिनल स्केल्स। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं एज, तो एज एक नाम हुआ। अगर मैं बोलता हूं पल्स रेट तो वो एक नाम हुआ। अगर मैं बोलता हूं ब्लड शुगर तो वो एक नाम हुआ। तो वो कहलाते हैं नॉमिनल स्केल्स। वो क्या कहलाती है, नॉमिनल स्केल्स। देखो इसका एक एग्जांपल आपको शो करता हूं नॉमिनल स्केल्स का, इधर देखना। देखो नॉमिनल स्केल के एग्जांपल्स, जेंडर, अब जो अंदर मेल और फीमेल है वो तो छोड़ दो, बस जेंडर एज अ होल, जेंडर क्या हुआ, नॉमिनल। पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, मेल फीमेल, व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, वेयर डू यू लिव। तो जो नाम होते हैं, अगर आप किसी भी चीज को नाम दे रहे हो ना, उसका नामकरण कर रहे हो, तो वो कहलाएगी नॉमिनल स्केल। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, नॉमिनल स्केल का मतलब होता है नामकरण करना। ठीक है, नामकरण करना, उसका नाम रखना, उसको बोलेगा नॉमिनल स्केल। फिर सेकेंड आती है ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल में देखो क्या होता है, नाम तो रखना ही है बट साथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी, ऑर्डर्ड। अब इसमें आप चीजों को एक ऑर्डर में जमा दोगे। ठीक है, मतलब चीजें से बिखरी हुई नहीं रहेगी, एक ऑर्डर में रहेगी। देखो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, हाउ सेटिस्फाइड यू आर विथ योर सर्विसेज। आप जब भी कुछ अमेजोन से मंगाते हो तो फीडबैक के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विथ योर सर्विसेज। तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। अब देखो ये एक ऑर्डर है, समझ पा रहे हो ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मुझे बताओ, क्या मैं इन चीजों को ऐसा लिख सकता हूं कि पहले सेटिस्फाइड, फिर नेक्स्ट ऑप्शन वेरी अनसेटिस्फाइड, फिर थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल, फिर फोर्थ ऑप्शन अनसेटिस्फाइड, ऐसा इसका ऑर्डर बिगाड़ सकता हूं क्या मैं, बताओ।
नहीं भी कर सकता हूँ। ये चीजें ऐसी होती है कि इनको ऑर्डर में ही लिखना जरूरी है, ये ऑर्डर के ऊपर ही काम चलता है इनका, ठीक है। तो इनको जो भी चीजों को आप ऑर्डर में जमा देते हो तो वो कहलाती है ऑर्डिनल स्केल। अब इसमें जो ये अनसेटिस्फाइड है, ये क्या है, ये नाम हुआ, तो देखो नॉमिनल भी आ ही गया। अनसेटिस्फाइड क्या है, नाम है ना। न्यूट्रल क्या है, एक नाम है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑर्डिनल स्केल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल, ठीक है। तो हमेशा पिछली चीजें तो चलते रहेगी और उसमें नई नई चीज बस ऐड होती जाएगी। जैसे नॉमिनल में सिर्फ नाम था, ऑर्डिनल में नाम के साथ साथ एक ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। फिर थर्ड स्केल जो होती है वो है इंटरवल, मतलब इसमें नाम भी होगा, इसमें ऑर्डर भी होगा और साथ में इसमें इंटरवल्स होगी। अब इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल देखो। फॉर इंस्टेंस, आप सबसे प्यारा एग्जांपल है इसका थर्मामीटर। थर्मामीटर में चीजें प्रॉपरली जमी हुई है, 0, 10, 20, 30, 40, है ना। मतलब कि आप उसमें कभी भी डिफरेंसेस निकाल सकते हो। देखो 80 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 50 डिग्री, और 80 और 50 का जो डिफरेंस होता है मतलब कि 30, है ना। तो देखो वही लिखा हुआ है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर इज द सेम एज डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 40। 70 और 40 के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, 30, और 80 और 50 के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, 30, है ना। इसका मतलब जिन चीजों में डिफरेंसेस सेम आते हैं, जिन चीजों में इंटरवल्स होती है, उनको हम बोलते हैं इंटरवल स्केल। तो थर्मामीटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था। थर्मामीटर हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका कैलेंडर जो होता है घर में, है ना, टाइम, आप जो टाइम देखते हो वॉच में, तो वो सब क्या है, वो सब इंटरवल्स है, वो सब एक इंटरवल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरवल स्केल्स, याद रखना। और फिर आती है लास्ट, और वो होती है रेशियो स्केल। अब देखो रेशियो में नाम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, इंटरवल भी होगी और एब्सोल्यूट जीरो भी होगा। अब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतना याद रखना कि कभी भी अगर आप जीरो की वैल्यू को एक्सप्लेन करते हो, अगर आप किसी भी सैंपल में या किसी भी डाटा में जीरो को इंक्लूड करते हो तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट जीरो। तो जो भी स्टडीज में जीरो को इन्वॉल्व किया जाता है उनको बोलते हैं रेशियो, उनको बोलते हैं रेशियो। और रेशियो वाली चीज कभी भी फिर नेगेटिव में नहीं जाएगी, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसमें आप जीरो की वैल्यू को स्टडी कर रहे हो। अब जैसे इंटरवल था, उसमें तो कोई जीरो था नहीं, है ना। तो हमेशा बस एक चीज याद रखना, रेशियो इज द स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, बस खत्म, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि नहीं, हाँ दिया है। देखो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। व्हाट इज योर डॉटर्स करेंट हाइट, लेस देन 5 फीट, 5 फीट 1 इंच टू 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच टू 6 फीट, या मोर देन 6 फीट। ये जो चीजें होती है ये कहलाती है रेशियो स्केल, ठीक है। इनमें चीज आपकी रेशियो में आती है। व्हाट इज योर वेट इन किलोग्राम, लेस देन 50, मोर देन 100, है ना। तो ये चीजें कहलाती है रेशियो स्केल, इस टाइप से। तो ये मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए थे, ठीक है। वापस से देख लो, नॉमिनल स्केल में सिर्फ नाम देना है, ऑर्डिनल स्केल में उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, इंटरवल स्केल में एक इंटरवल होने वाली है, दोनों के बीच में एक गैप होने वाला है, और आपके रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू को भी आप स्टडी करते हो। तो ये होती है हमारी 4 मेजरमेंट स्केल्स जिसके ऊपर आपका पूरा बायोस्टैटिक्स काम करता है। तो देख लो ये वाला एग्जांपल और देख लो। नॉमिनल स्केल में वो लड़की क्या कर रही है, सिर्फ नाम दे रही है कि हाँ इसको ए नाम दिया और उसको बी नाम दिया, तो ये हो गया नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या है, एक ऑर्डर है कि देखो वेरी सैड, लिटिल सैड, न्यूट्रल, हैप्पी, वेरी हैप्पी, तो लाइन से हो गया ना, तो एक ऑर्डर हो गया। इंटरवल स्केल में हमेशा नंबर लिखे हुए रहेंगे, तो वेरी अनसेटिस्फाइड से लेके वेरी सेटिस्फाइड तक 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कितना नंबर देना चाहते हो, 3 4। तो अगर आप नंबर के बेसिस पे पढ़ते हो तो वो कहलाती है इंटरवल स्केल। और लास्ट होती है रेशियो स्केल। रेशियो का मतलब कोई भी 2 चीजों को साथ में लेके चलना, जैसे हाउ मेनी हैमबर्गर्स कैन यू ईट अ डे, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 या मोर देन 5, ऐसा। तो जब भी आप किसी 2 चीजों को साथ में रहते हो कि इतने से इतना, इतने से इतना, तो वो कहलाता है रेशियो स्केल, वो कहलाता है रेशियो स्केल। तो ये थी हमारी 4 टाइप की मेजरमेंट स्केल्स, और यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स में 5 चीजें पढ़ी थी। डेफिनेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, बताओ आप लोग बताओ, सेकंड क्या पढ़ा था हमने, ब्रांचेस, थर्ड एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स एज साइंस एंड एज फिगर्स। फिर फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, इम्पोर्टेंस। फिर फिफ्थ क्या पढ़ा था,
Statistical terms. यस, स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड नोटेशंस। सिक्स्थ क्या पढ़ा था? वेरिएबिलिटी एंड टाइप्स। Variables type. और सेवंथ में हमने क्या पढ़ा? मेजरमेंट स्केल्स के बारे में। तो ये 7 चीजों को हम जब कंबाइन करके एग्जाम्स में अगर लिख के आएंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, किस तरीके से ये चीजें हमारी काम करती है। अब सेकंड चैप्टर जो 6 बजे सुरभि लेने वाली है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कितने अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स बनते हैं वो उसमें सुरभि आप लोगों को कवर कराएगी। ठीक है, 6 to 7 में। चलो, क्लियर था सभी को ये लेक्चर? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो रिवाइज करना हो तो कर लेना, बाकी चीजें इजी थी। चलो, सो बाय एवरीवन, मिलते हैं 6 बजे। Thank you, sir. ओके बाय, थैंक यू।